हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं नीरज शर्मा आ गया हूं आज एक और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चैप्टर स्टैटिस्टिक्स लेकर के आप लोगों के लिए। मगर आज की छोटी सी ज्ञान की बात तो सुनो यार। ज्ञान की बात यह है कि जिसको जो कहना है कहने दो, कि भाई जिसको जो कहना है कहने दो। सुनना बहुत ध्यान से, जिसको जो कहना है कहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जिसको जो कहना है कहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त तो सबका आता है। समझ में आई मेरी बात। तो आपके लिए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, छोड़ो ना यार। क्या मतलब आ रहा है, अपना काम करो शिद्दत के साथ। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना बात। बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गई। बस तो फिर अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स हमारा ये चैप्टर है। देखो चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उससे पहले डेटा हैंडलिंग नाम से आपने 8th में 7th में आइडिया लिया होगा, इवन 6th में भी आ जाता है, ठीक है। वहां भी आपने आइडिया लिया होगा। तो आपको ये तो पता है स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या है ना। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। हम यहाँ पर डेटा के बारे में सारी बेसिकली बात कर रहे होते हैं ना। डेटा के बारे में बात करते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन कोई भी हो आपके पास, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, ये सब आपके लिए क्या है, डेटा है। समझ में आ गई बात। इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको डेटा के बारे में थोड़ा बताया है और स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं बेसिक मतलब बताऊं ना, तो मैंने बता दिया। वो क्या, डेटा के बारे में कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, ये सब आपके लिए क्या है, एक डेटा है। और स्टैट्स में हम डेटा के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो डेटा को मैंने यहां बताया गया है, द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। देखो मैंने भी तो आपको यही बताया था। हाँ प्यारे बच्चों, मैंने भी तो यही बताया आपको, है ना। मैंने भी यही बताया, द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। देखो यही होता है डेटा हमारा, है ना। इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, ये सब मिलकर के हमारे लिए क्या है, डेटा। हर एक इंफॉर्मेशन जो आपको पता है या आपने कहीं से देखी है, वो आपके लिए क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है। समझ में आ गई बात। कुछ भी मान लो, आजकल तो आपको पता है पूरी दुनिया डेटा पे ही चल रही है। हर बिजनेस डेटा पे चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। जिसके पास डेटा है ना, वही राजा है आज की तारीख में, ऐसा मान लो आप, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। वी यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन 2 सोर्सेस इन प्लूरल। जब हम प्लूरल केस में इसकी बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक मींस डेटा। देखो प्लूरल के केस में तो डेटा के बारे में ही बात हो रही है, कि डेटा के बारे में ही हमें स्टडी करना है बेसिकली, ठीक है। और सिंगुलर फॉर्म में हम इसको क्या समझ सकते हैं, इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का बहुत बेसिक सा मतलब, और ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। बहुत कोई भारी चीज, बड़ी चीज नहीं है। आपने 9th में भी पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है, सारी बातें वही है। बस कुछ चीजें यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस होती हैं जो हमें डिस्कस करनी रहेंगी। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा के टाइप देख लो। तो आपको पता है डेटा के प्राइमरी, सेकेंडरी, उससे पहले एक रॉ डेटा भी होता है ना। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा, रैंडम डेटा, कुछ भी कह देते हैं उसे, है ना। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेटा इज रॉ डेटा या रैंडम डेटा, व्हाटएवर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी आपने पढ़ा है, फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन करके प्राप्त कर रहा है, ठीक है। जो खुद, जैसे किसी ने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है ना। तो इन्वेस्टिगेटर जो है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो जो खुद डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा होता है। देखो, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट प्लान इन माइंड। समझ में आ गई बात। तो वो जो डेटा उसने खुद इन्वेंट किया है, ऐसा कह सकते हो, वो क्या है, प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या है, जो हमने इन्वेंट नहीं किया, कहीं से ले लिया, डायरेक्ट किसी सोर्स से हमने ले लिया। समझ में आई बात। जैसे हमारे पहले किसी साइंटिस्ट ने या किसी मैथमेटिशियन ने कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट उसने पहले बता दिया है, तो हम वो काम में ले सकते हैं। या हमने कोई इंफॉर्मेशन काम में ले ली कहीं से भी, जैसे किसी बुक से ले ली, टीवी से ले ली, इंटरनेट से ले ली, न्यूज़पेपर से ले ली, न्यूज़, है ना। समझ रहे हो ना आप। किसी भी बुक से ले ली, कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सोर्सेस होते हैं हमारे पास, तो कहीं से भी हम कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। It is not always possible for an investigator to collect data due to lack of time, money and resources. The data
collected by someone else। देखो वही सारी बात ये बोल रहा है जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हुई मेरी बात? तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बेसिक सा डिफरेंस आपको पता लगा। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेंट कर रहा है वो डेटा प्राइमरी है, ठीक है, उसने कहीं से लिया नहीं, किसी की हेल्प नहीं ली कि भाई वहां से उड़ा लिया वहां से उड़ा लिया, नहीं। सेकेंडरी में यही हो रहा है, सेकेंडरी में इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं इन्वेस्टिगेशन करके कोई डेटा निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, डेटा को सीधा यूज ले रहा है जो पहले से इन्वेंटेड है। समझ में आई बात? कहीं से भी ले सकता है, सोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, पता ही आपको, किसी बुक से ले सकता है, किसी टीवी से ले सकता है, टीवी में कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए उसे, कोई न्यूज चैनल पे कुछ बता रहे हो लेट्स सपोज, है ना, न्यूज़पेपर से ले ले, है ना, इंटरनेट तो आजकल बताइए आपको हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां से ले सकता है, कहीं से भी जो भी सोर्सेज हो सकते हैं ना वहां से कहीं से भी कोई भी डेटा ले लिया जाएगा, तो वो सारा डेटा कैसा आएगा, सेकेंडरी डेटा। क्लियर हो गई बात? तो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा ये बेसिकली हमारे पास बहुत छोटे से दो टाइप्स हमने बना रखे हैं। इससे पहले मैंने आपको रॉ डेटा भी समझा दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। देखो थोड़ी सी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें आपको पता है सारी चीजें आती हैं, आपको पड़ी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन मैं बस कुछ बेसिक सी चीजें जो यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है उनकी ज्यादा बात करूंगा। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन आपको पता है, ऑब्जर्वेशन का सेट जो होता है वही हमारा डेटा होता है एक्चुअली, कह सकते हो ना आप, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऐसा ही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, गिवन डेटा में एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है, समझ गए ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यही होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो देखो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने भी वही कहा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन गिवन डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गई बात? इजी है मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा, देखो आपने बच्चों 9th क्लास में जो पढ़ा था वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा था, वहां पर आपने मीन, मॉड, मीडियन ये निकाले थे, लेकिन अनग्रुप्ड के लिए यहां पर हम ग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ेंगे 10th में, ठीक है। यहां पर हम ग्रुप्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखो ग्रुपिंग करने से फायदा क्या होता है, जब बहुत लार्ज डेटा हो, जब बड़ा डेटा हो, बहुत ज्यादा डेटा हो हमारे पास, तो ग्रुपिंग करने से फायदा होता है। क्या होता है, हम लिमिट्स बना देते हैं, भाई अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब जैसे मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 मार्क्स में 100 में से एक किसी एग्जाम में 100 मार्क्स आउट ऑफ सबको डिफरेंट मार्क्स मिलेंगे, किसी के 100 में से 70 आए, 90 आए, 50 आए। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करने से या तो 100 बच्चों के 100 मार्क्स लिखो तो कितना बड़ा डेटा वो हो जाएगा, समझ रहे हो आप, अगर आप उसको लिस्टिंग टेबल फॉर्म में बनाते हो तो। लेकिन अगर आप ग्रुपिंग करते हो तो कितना ईजी है, जैसे आपने बना दिया भाई 0 से लेकर के 10 एक ग्रुप बना दिया, 0 से 10 में काउंट कर लो कितने सारे बच्चे, लेट्स सपोज 100 में से 5 बच्चे ऐसे थे जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, तो देखो 0 से 10 के बीच में 5 तो यही कवर हो गए, ठीक है। फिर 10 से 20 में कितने आए तो वो बता दिए, 20 से 30 कितने आए। तो देखो हमारे पास ना ग्रुपिंग करने से क्या हो रहा है, डेटा को हम थोड़ा इजीली, बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, समझ में आ गई बात। और डेटा को जितना अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे उतना अच्छे से उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यही तो हमारा सारा काम है बेसिकली, यही तो हम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन डेटा का, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो ग्रुपिंग से हमें फायदा होता है, जब बड़ा लार्ज डेटा हमारे पास आता है ना तो हमें ग्रुपिंग करने से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, डेटा की ग्रुपिंग कर दो, समझ गए ना बात। यही वो कह रहा है, वी मे कंडेंस द डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, सच अ प्रेजेंटेशन इज नोन एज अ ग्रुप्ड डेटा। क्लियर हो गई बात। तो बात वही है, जब बड़ा डेटा आ रहा है ना तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ग्रुपिंग करने से, समझ गए बात आप। चलो बढ़िया बात है ना। अब यहां पर जो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा है वो हमारे पास दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। दोनों में बहुत कॉमन सी चीज होगी, देखो नाम ही बता रहा है, इंक्लूड करने की बात हो रही है यहां पर। तो देखो इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इंक्लूडेड, जब आप जैसे मान लो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपने जैसे डेटा की ग्रुपिंग की, क्लासेस बना दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 ऐसे, समझ रहे हो बात। यहां पर ये क्या करता है, इंक्लूसिव फॉर्म, इसमें ना ये देखो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, यहां पर क्या होगा, लिमिट जो होगी अपर भी वो भी काउंट हो जाती है। देखो द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड, सो सच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एन इंक्लूसिव फॉर्म। और ये कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस, समझ में आ गया। इसलिए हमें अपर लिमिट को भी काउंट करना पड़ेगा, किसमें, इंक्लूसिव में।
एक्सक्लूसिव क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, तो इसमें हमारे को अपर लिमिट काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट, तो वहां वो काउंट हो जाएगी। यही वो कह रहा है। देखो, when classes are formed in such a way that the upper limit of a class is not included in this class and is included in the next class, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उससे जस्ट प्रीवियस वाली जो क्लास की अपर लिमिट है वो इस क्लास में क्या हो जाएगी, अब मतलब अपर और लोअर, तो लोअर क्लास लोअर लिमिट हो जाएगी, है ना। चलो उसके बाद देन सच अ फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एन एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस डेटा में फर्क पता लग गया होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक तो मुझे लगता नहीं है बच्चों कि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत बेसिक सी बात है। एक आपको पता हो तो क्लास मार्क्स भी होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, वो भी आपको सबको पता है ना। क्लास मार्क्स होता है, पता होगा आपको, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है और ये आता ही है, मतलब इसके बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते। क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपॉन 2, यही तो करते थे हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। याद आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्लास मार्क्स याद आ गया। चलो, तो अब मेरे ख्याल से हमारे को बेसिक सारे पता लग चुके हैं और अब हम सीधा सीधा इसके न्यूमेरिकल्स पर पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है हम अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं बेसिकली। ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड, ये 3 चीजें होती हैं। मीन, मॉड, मीडियन, कुछ भी कह दो, कैसे भी ऑर्डर में ले लो। देखो, मीन या एवरेज भी होता है, मीन बेसिकली एवरेज ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है मीन? मैं मीन को अगर एक वर्ड में, मतलब एक छोटे से उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है ना। देखो, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ डेटा सेट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज, यही होता है। बचपन से ये एवरेज यही पढ़ते आए, मीन कह दो एवरेज कह दो, एक ही बात है। ठीक है, मीडियन क्या होती है? मीडियन जो होती है ना बच्चों, वो हमारे गिवन डेटा सेट की मिडिल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप अपने डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसकी मिडिल वैल्यू निकालते हो तो वो हमारे लिए क्या है, मीडियन है। देखो, द मिडिल वैल्यू इन अ डेटा सेट दैट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है बच्चों। बहुत से बच्चे इस चीज को मिस करते हैं, गिवन डेटा को असेंडिंग में अरेंज करना ही भूल जाते हैं और डायरेक्ट टर्म को फाइंड करते हैं कि भाई ये मिडिल टर्म है तो ये मीडियन हो जाएगी, और वो वहीं पर गलती खाते हैं। गलती कैसे कोई खाएगा, स्टेक करते हैं। ठीक है, चलो असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर हो गई बात? तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू, उसको अरेंज कर दो। ठीक है, इफ अ डेटा सेट कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इज द मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। ये तो आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, पढ़ते थे ना। इवन के केस में क्या होता था, ओड के केस में क्या होता था, याद है ना। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन पढ़ते थे हम, है ना। तो उसमें एन इवन का केस में हो तो फॉर्मूला थोड़ा अलग, ऑड हो तो फॉर्मूला थोड़ा अलग। अगर ऑड होता था तो क्या होता था, मीडियन कैसे निकलती थी? फर्स्ट स्टेप में तो हम अरेंज करते थे उसको असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड स्टेप में क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n मानते थे हमसे, तो n प्लस 1/2th टर्म ही हमारी क्या हो जाती थी, मीडियन। n प्लस 1/2th टर्म, या कह दो डायरेक्ट मिडिल टर्म निकाल लो, बात खत्म, शॉर्ट में ऐसे कहते थे। इवन केस में क्या होता था, 1/2 n प्लस 1th टर्म, याद है, n टर्म, और n/2 प्लस 1 टर्म, उन दोनों को 1/2 उनका भी एवरेज निकालते थे। याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, एक तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों टर्म्स का 1/2 करते थे। याद आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो ये मीडियन होता था। मॉड क्या है? मॉड तो सबसे इजी चीज होती है, बच्चों को सबसे पसंद है कि फटाफट से निकल जाती थी ना। द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन, गिवन डेटा में मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा मॉड होता है। अब अनग्रुप्ड के लिए तो बहुत इजी है, ग्रुप्ड के लिए तो फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मॉड क्या होता था, डिफाइन द मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। इन सम केसेस a data set may contain multiple modes while some data set may not have any mode at all। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मोस्ट फ्रिक्वेंट जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वही हमारा मॉड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो मेरे ख्याल से मीन, मीडियन और मॉड आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों इन चीजों को। तो ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। अब हम आ जाते हैं काम की बात मीन के ऊपर। मीन के हमारे पास यहाँ 3 मेथड होते हैं। मीन को हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। मैं हर एक
तरीका बताऊंगा और उसको अप्लाई भी करेंगे हम हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन एवरेज के 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड से शुरू करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ मीन में पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है बच्चों, जरा देखो। if n observations occurring with frequencies f1, f2 and fn respectively, then हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, x bar is equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f2 x3 up to fn xn upon f1 plus f2 plus f3 up to fn। इसको फॉर्मूले को इस तरह से भी यहां पर मेंशन किया जाता है। मैं आपके लिए एक और बार लिखता हूं। इससे तो आपको पता ही, हम समेशन कहते हैं। तो ये समेशन जो होता है i is equal to 1 से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू n तक होता है ना, और fi xi जितने भी हमें चाहिए हो अपॉन। अब देखो यहां नीचे हम जो समेशन fi लिखते हैं, इसको हम, आपको पता है, n भी लिख सकते हैं, कैपिटल n, है ना। और वो कैपिटल n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ fi के। और i कहां से, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता है। ये बातें बहुत बेसिक सी जो आपको पता होनी ही चाहिए। ये तो आप पढ़ पढ़ा के आए हो यार सारी बातें बच्चों, है ना। इनमें मतलब ऐसा यूं मत सोच लेना कि यार ये क्या बता रहे हो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, पहले ही बता दूं मैं तो। इजी इजी बातें, सारी चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं आपको बहुत इजी करके पढ़ाई है, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाई है। समझ रहे हो ना बात, तो समझ में तो आनी ही है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट हमारे पास जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ये है समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n fi xi, और ये अपॉन में कैपिटल n। कैपिटल n यहां पर क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। क्लियर हो गई बात। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट मेथड आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमें फॉर्मूला यूज करना है और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। क्लियर। चलो तो फिर यहां आ जाओ। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ये नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको डेटा दिया है और आपको निकालना है क्या, मीन। मीन निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड अभी हमने पढ़ा है, तो हम इसका डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। चलो ठीक है। तो टेबल बनेगी, पता ही आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व होता था। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस के लिए हम कॉलम बना लेते हैं। तो देखते जाइएगा, स्टार्ट करते हैं यहां से। नंबर ऑफ प्लांट यहां पर होगा हमारे पास नंबर ऑफ, क्या था, हाउसेस था, क्या था, हाँ, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। चलो इसे लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके पास नंबर ऑफ, इतना तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये हम डेटा पूरा पूरा मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो 0 से 2, 2 से 4 पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये पूरा बनाना पड़ेगा बच्चों आपको भी। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहां तक है, 14 तक है, ओके, ठीक है। 10 से ये 12 और ये 12 से 14 तक बन गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन ही है ये, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज भी देख लो, 1 2 1 5 है ना, 1 2 1 5, फिर 6 2 3, फिर 6 2 और 3। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है, इतना तो आपको खुद ही दिया है, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप इसे FI भी कह सकते हो, कह सकते हो ना, FI, ठीक है। यहां पर आपको क्या निकालना होता है, पता है सबको, बताओ बताओ, क्लास मार्क्स, वेरी गुड, जिसे हम XI भी कहते हैं, है ना, क्लास मार्क्स विच इज XI, ठीक है, वही तो XI होते हैं हमारे। और ये भी पता है कि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों। क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखो 2 प्लस 0 अपॉन 2 कितना होगा, 1 ही होगा ना, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है।
फिर यहां से निकालोगे 2 + 3 6, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 5, ठीक है, 1 3 5, फिर ये 7, फिर ये 9, फिर ये 11 और फिर ये हो जाएगा बच्चों 13, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये तो बहुत इजी सी बात है, तो ये आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। ये बच्चों पूरा काम आपको टेबल बना के ही करना होता है, ये भी बात आपको पता है ना, पूरा काम आपको टेबल बना के ही करना होता है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई, याद तो होगा, नाम तो सुना ही होगा, हाँ। तो देखो इसे पूरा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेबल बनाना ही मेन काम है भैया, टेबल बनेगी तो ही मार्क्स है। चलो ठीक है, अब एफ आई एक्स आई का मतलब है मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो आपके पास आपके क्लास मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, और आपके पास आपकी एफ आई मौजूद है, तो बस मल्टीप्लाई करो। तो 1 × 1 1, 2 × 3 6, ठीक है, ये 5, 7 × 5 35, फिर 6 × 9 54, फिर 22 एंड फिर 39, ठीक है, ये 39। अब इनका भी सम करना है और इनका भी सम करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है समेशन एफ आई, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। मैं यहां पर इनको डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, इनको सबको जब मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास इनका सम कितना आ जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई जो है वो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूं, है ना। ऐड करते हैं, 9 2 11 11 4 15 15 और 5, 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और ये 10 हो गया ना, 25 25 और ये 26 26 26 और 6 30 32 32, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 5 16, ठीक है। ये यहां पर अपॉन में कैपिटल एन आएगा, यानी कि यहां पर मुझे इसका भी सम करना है, तो सम कर लेते हैं इसका। देखो क्या बनेगा, 1 2 3 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 2 17 और 3 20, तो यानी कि ये आ गया बच्चों 20, ठीक है। अब केवल 2 से डिवाइड कर लो और बाकी एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी कहना चाहूंगा। देखो पहले 16 को डिवाइड करोगे आप तो वो जाएगा 8 टाइम, फिर 2 से वो 1 टाइम। क्लियर हो गई बात। तो ये 81 टाइम, लेकिन नीचे 10 भी आ रहा है तो बच्चों ये 8.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मीन निकल कर कितना आ गया हमारे पास, 8.1। आई बात आपको समझ, हमारा मीन आ जाएगा 8.1। क्लियर हो गई बात। मीन का फॉर्मूला, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, आपने देखा था फॉर्मूला में, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन के 162/20 8.1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता लग गया होगा टेबल कैसे बनानी है, कैसे काम करना है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जा सकता है हमने, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसका इंतजार है। ये लो पहले, अच्छा अज्यूम्ड मीन भी देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेंगे वहां क्या दिक्कत है हमारे को, ठीक है भाई। अज्यूम्ड मीन मेथड, इन दिस मेथड हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी है। हम ना रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं मिडिल में से हम रैंडमली किसी भी एक नंबर को, हमारा जो क्लास मार्क्स है उसको हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा मीन है, बस फिर काम इजी हो जाता है। तो देखो यहां पर इसने भी यही किया है, मीन ए इज चूजन विच इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन, है ना, समवेयर इन द मिडिल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कहीं से भी बस जो मिडिल वैल्यू हो लगभग वहां से हम उसे उठाते हैं। क्लियर है। उसके बाद फॉर्मूला देखो आप क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। देखो नीचे तो अभी भी वही है जो वहां सिंपल डायरेक्ट मेथड में था, यहां पर एफ आई डी आई आ जाता है, एफ आई एक्स आई आता था ना, एक्स आई की जगह पर डी आई आ गया। और डी आई क्या होता है अपने आप में, हर जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है ना, हमारे ऑब्जर्वेशंस में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये ना बच्चों कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाता है, ठीक है। तो यहां पर समेशन एफ आई डी आई निकालना है और उन सबका सम कर लेना है बस, तो वो यहां पुट हो जाएगा। और जो हमने अज्यूम्ड मीन माना है उसे इस पूरे में ऐड करना होता है। क्लियर हो गई बात।
तो मेरे ख्याल से देखो ये लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द डेटा आर ऑफ लार्ज वैल्यू, मतलब बड़ी जब हमारे पास वैल्यूज होती है तो ये मेथड बहुत कारगर होता है। कारगर समझ रहे हो, कारगर मतलब बहुत ज्यादा क्रूशियल कह सकते हो। ठीक है भाई, चलो तो मेरे ख्याल से यार इसमें भी कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए तुम्हें, है ना। बढ़ते हैं फिर आगे, चलो तो भैया लो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कह रहा है ये, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है भाई, अज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालना है हमारे को ये भी। अब यहां पर बनाएंगे तो डेटा कच्चा पड़ जाएगा हमारे लिए, है स्पेस कम पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे ही चलना बेटर है मेरे ख्याल से। तो क्या कहते हो, नेक्स्ट पेज पे ही चले, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। हमारे को बस ये यहाँ पर थोड़ा सा ये डेटा वहां लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम तो लगेगा पर कोई बात नहीं, बनाना तो है ही, क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो बनाते हैं, और एक तरफ क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बच्चों केवल मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, आप लोग समझ ही जाएंगे। चलिए पहले तो यही बना लेते हैं। तो देखो 11 20 फिर 21 से 30, देखो ये डेटा कैसा डेटा है, आप देख पा रहे हैं इसको, कैसा डेटा है ये। इसमें देखो 21 30 31 41। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली क्लास जो मेरी वो है 11 से 20, फिर 21 से 30। ठीक है, 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, और फिर 51 से 60। ठीक है, और 61 से 70 भी है हमारे पास, 61 to 70 ये हो गई। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, 9 42 32। ये बच्चों हमें वहां पे भी ऐसा ही टाइम लगने वाला है, 9 42 32। देखो ये आपको टेबल बनाते वक्त वहां करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो बात। 12 6 4, तो ये 12, ये 6 और ये 4, बस इतना आपको लिखना है, और बाकी के काम तो फिर हमें खुद ही करने होते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अब हम वही क्लास मार्क्स निकालने वाले हैं हमारे, ये क्लास मार्क्स का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा बनाने से बेटर है कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा दूं इसमें मैं। ठीक है, यहां पर हम इसे छोटा ही बनाएंगे, यहां मेंशन कर देते हैं हम, ये क्लास मार्क्स का कॉलम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखते जाइए। ठीक है, यहां से पहले तो हम क्लास मार्क्स निकालेंगे, और उसके बाद DI निकलेगा हमारा, और DI आपको पता है ये क्या होता है प्यारे बच्चों, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, है ना। चलो तो पहले XI तो निकाले हम हमारे क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स को ही तो हम हमारा XI कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो 11 + 20 करो तो 20 और 10 30 और 31। अब 31/2 करोगे तो 30 का हाफ 15 होता है, तो 1, तो 30 का हाफ हो जाएगा टोटल 31 का 15.5। देख लो हो रहा है 15.5। ऐसे ही इसका करो तो 30 और प्लस 20 कितना हो गया, 50। 50 हो गया प्लस 1 तो 51, तो 50 का हाफ तो कितना होता है 25, 1 का 0.5 तो 25.5, 25.5। तो बच्चों अब ये सारे डेटा ना ऐसे ही आ जाएंगे, 35.5। यहां पर आगे बढ़ेंगे तो 45.5, यहां पर 55.5, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 65.5। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से सबसे जो मेन बात है, हमारे को हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं हम, अब हमें यहां से देख करके हमारा मीन अज्यूम कर लेना चाहिए। तो देखो मिडिल वैल्यू को लगभग मानते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि थर्ड वैल्यू को या तो 1 2 3 इसे मान लो या 1 2 3 इसे मान लो। तो लेट्स सपोज मैंने तो इसे मान लिया, ये इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ये मेरा अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, मेरा अज्यूम्ड मीन जिसे हमने ए बोला था, याद करो, ये मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन। तो ये मेरा अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं भाई, ये ए हमारा अज्यूम्ड मीन है, कितना 35.5, 35.5। ठीक है, मैंने इसे जानबूझकर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है। क्लियर हो गई बात। चलो अब क्लास मार्क्स आपके पास आ गए, अज्यूम्ड मीन आपके पास आ गए, तो अब क्या निकालना है, DI। DI DI याद करो, भूलना नहीं है भैया। अब हमारा यहां क्या निकलेगा, DI, और DI क्या होता है, XI माइनस A। A आपने आपका अज्यूम्ड मीन ले लिया है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। बस अब निकालते जाओ,
ये पूरा कर लेते हैं हम हमारी टेबल को और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पूरा करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास 35.5, ये कितना है 15.5। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो देखो माइनस साइन का आएगा, क्योंकि हमारा एक ही वैल्यू तो बड़ी है और xi की वैल्यू क्या है, छोटी है। ठीक है, तो आप तो ऐसे करो, बस 35 और 15.5 को हटा दो सब जगह से। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में वो ज्यादा कोई रोल निभाएगा नहीं, 0.5 को कैंसिल कर रहा है। चलो, तो 35 में से 15 को माइनस किया, कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो ये आ गया भैया माइनस का 20। ठीक है, 15, 25, 35। ठीक है, फिर 25 को करेंगे तो माइनस का 10, फिर 35 गया 0, फिर 45 में गए तो प्लस 10। ठीक है, समझ रहे हो आप सारी चीजों को। उसके बाद 55 में जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 के बाद 20 आएगा और यहां कितना आएगा 30। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हो ना आप सारा खेल? ठीक है, तो ये आ गया 10, 20, 10, 0, 10, 20, 30। बस माइनस साइन का याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम डी निकाल रहे हैं xi माइनस ए कर रहे हैं, तो मतलब xi हमारा छोटा है इन दो केस में, a बड़ा है ना, तो माइनस साइन का बच गया। और बाकी जगहों पर तो फिर समझ ही गए आप, यहाँ पॉजिटिव ही आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही माने थे। क्लियर है? अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है, समेशन लगाना है। समेशन क्या होता है? जोड़ना, है ना, एडिशन ही होता है बेसिकली। तो लगाओ, इनको ऐड करो तो देखो कितना आएगा। ऐड करना बैठे हम इनको, तो यहां पर हम कर रहे हैं इनका समेशन डी। ऐसे ऐड कर लो आप, देखो 30, 20, 50, 50 और 10, 60 हो गए। 60 में से ये 20 और ये 10, 30 है टोटल। तो 30 और ये 30 ऐसे ही देख लो ना, ये 20 और ये 10, ये 30 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 30 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी हो गया ये तो सारा काम ही। देखो कैलकुलेशंस कितने ज्यादा इजी हो गए हमारे लिए, यही तो फायदा होता है। तो 20 और 10, 30 हुए माइनस के, और ये प्लस के 30, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो सिर्फ 10 और 20 कितना रह गया, 30 रह गया। समझ में आया आपको? आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। तो चलो ठीक है बच्चों। वैसे अब डी का समेशन लगाने की वैसे जरूरत तो पड़ेगी नहीं, हमारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला जो होता है एक्स बार का, वो क्या होता है, देखो ये एक्स बार का जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या होता है भाई। पहले तो हमें ए लेना है, और समेशन में तो एफ आई डी आई है मेन चीज तो हमारे पास, है ना, एफ आई डी आई अपॉन एन। समझ रहे हो बात? तो एफ आई डी आई मेन, अभी तो हमारे को एक चीज निकालनी पड़ेगी, मेन चीज तो वही है। ठीक है, यहां पर इसका समेशन तो बस मैं इसलिए लगा रहा हूं कि कैलकुलेशंस कितनी इजी हो रही है आपको, ये देखो। समझ रहे हो ना बात? चलो, मेन इसका समेशन भी लगाना रहेगा मेरे को। ठीक है, तो इसका भी समेशन करते हैं। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 14 टू 16, 16 और 9 25, तो ये 5, 2 जाएगा कैरी। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 3 6 और ये 10, तो ये हो गया 105। समेशन एफ आई जो हो गया हमारा 105 हो गया। ठीक है, अभी उसे मैं रबी कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं कि देखो कितना इजी कैलकुलेशंस हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये अभी हमें आगे काम आएगा। हालांकि ये समेशन डी का तो कोई काम आने वाला है नहीं, इसे रखो मत रखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समेशन हमें इसी का करना था, एफ आई का ही, है ना, वो मैंने डी का भी कर दिया। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप में हम हमारा क्या निकालेंगे, एफ आई के साथ डी। ठीक है भाई, मेन चीज तो यही है हमारी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टेबल बनाने का काम तो इसमें बहुत भारी है, मतलब है बहुत इजी, टेबल फटाफट फटाफट बनानी है हमारे को तो। ठीक है, चलो अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एफ आई डी आई 9 इंटू 20 माइनस का 180। ठीक है, यहां पर 42 इंटू 10 तो 420, 420 हाँ, पर साइन का आएगा माइनस का। 32 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120 प्लस का, फिर 6 इंटू 20, यहां पर भी 120 आ रहा है, और यहां नीचे भी कितना ही आएगा 6 इंटू 20 फिर 120। समझ में आ गया आपको बात? और उसके बाद 30 इंटू 4 लिखा हुआ है। देखो सारा का सारा कैसा आया, क्लियर हुई बात? एक बार देख लो। 20 इंटू 9 किया है हमने, एफ आई डी आई निकाल रहे हैं बच्चों, तो डी आई है, उसके रेस्पेक्ट में एफ आई हमारे को गिवन है ना, ये एफ है हमारा, एफ आई भी कहते हैं, मुझे पता ही है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई किया सिंपल, 20 इंटू 9 किया, 9 2 18 हो गया,
42 को साथ 10 किया 4 2 0 हो गया, फिर 32 को 0 से किया 0 हो गया, फिर 12 इंटू 10 भी 120, 6 इंटू 20 6 टू 12 120, 4 3 भी 12 तो ये भी 120। तो ये भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब चलो ऐड करो, माइनस साइन का याद रखना है बच्चों हमारे को, यहां पर जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, माइनस साइन का हमें पता रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब तो देखो अब हमारा समेशन एफ आई डी आई यहां लिखना है ना, मैं डायरेक्ट वहां लिख रहा हूं, यहां पर भी लिख देंगे। तो देखो पहले जो प्लस प्लस वाले नंबर है उनको ऐड कर लो अगर, तो देखो ये कितना बनता है, 360 बन रहा है ये टोटल 360, ये अकेला 180 है, 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा, इतना तो पता रहता है हमें, है ना। कितना बचेगा 180 प्लस का 180। अब प्लस का 180 जब 420 में से जाएगा तो इसको जरूर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 420 है और इसमें से 180 को ही हमें माइनस करना है, तो देखो कितना बचेगा, वो बचेगा 0, ठीक है। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 और 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये माइनस का 240 बचने वाला है बच्चों। क्या बचने वाला है? -240। और हमारे पास समेशन हमारा एफ आई कितना आ रहा था 105। बस अब आ गया हमारे पास आंसर, है ना। समेशन एफ आई डी आई और अपॉन एन करना है, ठीक है। और उसमें ये ए जो है ये प्लस होता है, पता ही है आपको, वो ए भी हमें यहाँ प्लस करना है, ठीक है। तो ये ए यहाँ पर हमें प्लस करना है। अब देखो सीधा सीधा वैल्यू लिखते हैं, तो 35.5 प्लस कितना है -240 अपॉन 105, तो ये हो जाएगा 35.5 -240 अपॉन 105। अच्छा ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं ना मेरे ख्याल से, हाँ होते हैं। तो देखो ये 5 से कितनी बार 21 टाइम हो जाएगा, और ये 5 से कितनी बार होगा, ये होगा भैया जी 48 टाइम, ठीक है भाई। 4 टाइम में 20 फिर 8 40 हो जाएगा तो 48। अब 48 अपॉन 21 करना है हमें, तो कर लेते हैं। तो देखो 35.5 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इसे डिवाइड करता हूं मैं, तो 2 पॉइंट आएगा, कितना बचेगा 60 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर से 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। हो गया इतना। उसके बाद और एक स्टेप और आगे दे लेंगे, तो ये हो जाएगा भाई, हमने यहां पर दिया था 6 बचा था, 60 में दिया था तो 60 यानी कि अभी भी 18 बच रहा है, ठीक है 18। और 18 में जैसे हम 0 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 9 हो जाएगा, है ना, लगभग इसको आप 9 कह सकते हो, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग आएगा फिर तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0.29 तक ले लेते हैं। बस फिर तो कुछ नहीं बचा, आप तो सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल सा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, इसके नीचे लिख देता हूं इसे मैं, बच्चों समझ जाओगे ना आप। ये 35.5 0 लगा दो पीछे, ये 29 और ये इसमें से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस अब हमारा आंसर आ गया। 10 - 9 करोगे 1 आएगा, फिर 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। यहां से हम करेंगे कितना बचेगा 3 और ये 3, तो 33.21, ठीक है। कैलकुलेशन देखो इसमें बहुत होती है, आपको उसके लिए तो तैयार रहना ही रहना है, ठीक है। मगर ये जो मेथड है ये कैलकुलेशन इजी बनाने वाला ही मेथड है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.21। समझ में आ गई आपको बात? मेरे ख्याल से तो आ गई होगी। देखो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बाकी ऐसा कोई भारी काम नहीं है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। मेथड ऑफ मीन में हम आ गए, थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या कर रहे होते हैं बच्चों, कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, सम टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन डेविएशन ऑल डी आर डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर h। क्या करते हैं, हमने जो हमारा डी फाइंड किया था ना उसको भी एक और कॉमन नंबर h से डिवाइड कर देते हैं ताकि डेटा को और शॉर्ट किया जा सके, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। अलग क्या हो रहा है, देखो a प्लस यहाँ पर एफ आई यू आई आ गया। यू आई क्या है, हमारे डी को हमने h से डिवाइड किया हुआ है और साथ में उस h से मल्टीप्लाई जरूर कर देना, ये याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सीधा सीधा और इसमें हमें अप्लाई करनी है चीजें, ठीक है। ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। क्लियर, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा सीधा सीधा मैं एक्स आई का कॉलम बना रहा हूं बच्चों,
ये xi वाला कॉलम और ये हमारा fi वाला कॉलम, ठीक है। अब एक चीज आप यहां पर पहले ही देख लो, आपको अपना मीन अज्यूम भी करना है। तो देखो मिडिल वैल्यू 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 900 को हम क्या मान सकते हैं, हमारा अज्यूम्ड मीन, यानी कि a, इसको हम हमारा a मान सकते हैं, अज्यूम्ड मीन। अच्छा एक और चीज, हमें h मतलब कॉमन फैक्टर देखना है, तो इन सबका कॉमन फैक्टर देख भी लो एक बार। तो मुझे जो लग रहा है 20 से सारे नंबर डिविजिबल हैं बच्चों, देखो आप 20 से ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम यहां पर ये मेंशन कर देंगे कि हमारा जो a है ना अज्यूम्ड मीन, वो तो है 900, और जो हमारा कॉमन फैक्टर है h, वो क्या है 20, ठीक है। देख लो यहां पर हमें क्या करना रहेगा, पहले di निकालना है, फिर di को सबको h से डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको पहले डेटा को एक बार मैं लिख लेता हूं, है ना, 40 के गैप में, 20 के गैप में, चलो जैसे भी है करते हैं। fi di सबसे पहले 800 820 860 है ना, तो ये 800 820 860 860 हो गया। 860 के बाद 900 920, ये 900 ये 920 और 980 और 1000 है ना, 980 और ये 1000, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा xi का कॉलम हो गया। fi, सबका fi देखते हैं। 7 14 19 बना लो फटाफट से, 7 14 19 और 25 20 10 25 20 10 25 20 10 और शायद 5 ही था लास्ट में, हाँ 5 ही है, और ये 5, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो xi ऑलरेडी है हमारे पास, fi ऑलरेडी है हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, di कैसे निकलता है, xi माइनस a से। तो हम हमारे di पे चलते हैं, सीधा सीधा यहां से di निकालते हैं। देखो di निकालो और सीधा सीधा बच्चों, 800 माइनस 900 तो माइनस 100 बचेगा, ठीक है। 80 यहां पर 820 में से 900 माइनस, तो माइनस 80, 60 जाएगा, 40 बचेगा माइनस का, यहां पर 0 बचेगा, देखते जाइए आप लोग सब, है ना। यहां पर 900, उसके बाद यहां कितना बचने वाला है, प्लस 20, यहां कितना बचेगा, प्लस 80, 988 बड़ा है, और ये 100 प्लस का, देख लो ये सारा आ गया आपके पास आपका di। अब di के बाद आपको पता है ui निकलता है कैसे, di अपॉन h से। तो अब हमें निकालना है हमारा ui, ठीक है। वो कैसे निकलता है, di अपॉन h करने से, तो निकालते हैं इसे भी हम। इसके बाद फिर हमें हमारा fi ui निकालना रहेगा। चलो इतना काम कर लेते हैं हम, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि h हमने 20 माना क्योंकि सारे जो नंबर्स थे वो 20 से डिवाइड हो रहे हैं, और मैंने डिफरेंस सब देख करके ये सोच लिया। चलो डिवाइड करो, 100 डिवाइड होगा 20 से कितनी बार, 5, माइनस 5, ये माइनस 4, ये माइनस 2, ये 0, ये 1, ये प्लस 4 और ये प्लस 5, ये लो आ गया ui भी सबका। साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपने साइन में गड़बड़ करी तो खेल खराब हो जाएगा सारा का सारा। चलो अब fi ui निकाल लेते हैं बहुत तेज गति से, है ना। ये fi ui सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 7 5 35 विद माइनस साइन, 35, ये लो। अब हम इनको बंद भी करना शुरू करते हैं ना, ये देखो टेबल बनाते जाओ, आंसर पाते जाओ, ये फंडा है स्टैटिस्टिक्स में, है ना। ये बन गई आपकी टेबल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। यहां कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35, ओके। 14 इंटू 4 करो तो ये हो जाएगा माइनस 56, ओके। ये हो जाएगा 19 टू 38, यहां पर 25 इंटू 0 तो 0 ही होगा। 20 इंटू 1 20, यहां 10 इंटू 4 40, और 5 इंटू 5 इज 25।
इतना समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। यहां पर आप इसका सम लगा लो Fi का, समेशन Fi ऐड करते हैं। चलिए 5 और 5 10, 10 और 9 19, या पहले इनको ऐड करो तो 9 और 4 13 होंगे, 13 और ये 10 23, तो ये 3 आ गया। देखा सही किया। एक मिनट, हमने 7 को ऐड नहीं किया है क्या? नहीं किया था, ठीक है। अब दोबारा से ऐड करते हैं। 7 यहां पर आपके पास है, ठीक है। तो 5 और 5 10 हो रहा है, 10 और ये 9 19 हो जाएगा। 19 और 4 को ऐड करोगे बच्चों आप, 19 और 4 होता है 23, 23 और 7 होता है 30, है ना भाई। तो 30 लिखेंगे, तो 30 का आया पहले 0, कैरी गया 3, ठीक है। 3 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितना आ गया? ये 100। समेशन Fi कितना आ गया हमारे पास बच्चों? 100 आ गया। क्लियर हो गई बात? ओके। यहां पर जरा इसका भी सम लगाओ Fi Ui का, इसका समेशन लगाते हैं। देखो अब इसको वैसे ही ऐड करना पड़ेगा, माइनस माइनस को पहले कर लो, फिर प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लो, ठीक है। उधर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी। तो ये हो जाएगा 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 5 85 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 85, ठीक है। ये हो गया 85। प्लस वाले नंबर्स का सम तो 85, अब माइनस वाले नंबर्स का भी सम लगा लेते हैं। तो देखो 8 और 6 14, 14 और 5 कितना होता है? 19, ये 9 हो गया। फिर 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो एक बार और हम ऐड कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं रह जाए हमसे, ठीक है। 8 और 6 14 होता है, 14 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 19, ठीक है। तो 19 का 9 1 हमारा कैरी हो गया। यहां पर 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 1 कैरी का 12, बिल्कुल सही है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। अब देखो ये माइनस वाले, ये प्लस वाले, तो जो बचेगा वो माइनस साइन का बचेगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो ये 4, यहां पर 12 में से 8 गए तो फिर ये 4, देखो 9 माइनस 5 किया 4 आ गया। यहां पर 12 माइनस 8 किया तो भी 4 आ गया। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 44, मगर माइनस साइन का, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया? बस अब तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, अब तो हमारा सीधा सीधा एक्स बार निकलेगा, ठीक है। एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता ही है, बहुत तेज गति से एक्स बार निकाल लेते हैं हमारा। ये एक्स बार क्या होता है? पहले तो अज्यूम्ड मीन ए, फिर समेशन लगेगा Fi d, अब ui है या ui लिखेंगे, है ना, ui लिखेंगे अब हम। तो अब हम लिखेंगे a, समेशन लगा के Fi ui, ठीक है। समेशन लगाना है और अपॉन में n और इनटू में h को नहीं भूलना है, वरना तो खेल खत्म हो जाएगा सारा। तो बस अब तो कुछ भी नहीं बचा, सीधा सीधा वैल्यूज निकालनी है। देखो a कितना है मेरे पास? हमारा 900 है। उसके बाद ये माइनस साइन है तो यहां पर भी माइनस ही लगा देता हूं बच्चों, और माइनस 44 अपॉन 100 Fi, और h कितना था मेरा? 20, ये लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेप। तो ये तो 900 तो एज इट इज रहने वाला है। यहां पर देखो आप ये पॉइंट से 0 कैंसिल करोगे तो देखना 4.4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 88, और 88 अपॉन 10 8.8, ठीक है। तो ये 8.8 हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो अगर 900 में से केवल 8 सब्ट्रैक्ट करना होता तो कितना आ जाता? 92, मगर 0.8 और जा रहा है तो 91 बचेगा, है ना। तो 8.91.2 ये आ गया आपका आंसर, देख लो, ठीक है। 8.8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 891.2। तो बच्चों इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से भी मीन कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद मोड की बात करते हैं बच्चों। मोड हमारे पास 2 तरह से निकलता था। अनग्रुप्ड डेटा के लिए तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी वही हमारा मोड हो जाता था, ठीक है। और ग्रुप्ड के लिए हमें क्या करना होता है? एक फॉर्मूला होता है। पहले तो मॉडल क्लास के बारे में हमारे को पता लगाना, पता कैसे लगाएंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, क्या होता है वो देख लो। मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। देखो क्या है, L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब हमारी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट बाद वाली, ठीक है। ये है बात। चलो फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सीधा सीधा बस वही दिमाग लगाना है हमारे को भाई, सीधा सीधा कर लो। तो L प्लस ये देखो F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस ये हो जाएगा F2 और इनटू में ये H, ठीक है। देखो यही फॉर्मूला होता है पूरा, 2f1 f0 f2 इंटू एच। अब यहां पर हमारे को वैल्यूज निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास हमारी मॉडल क्लास होनी चाहिए, मॉडल क्लास, और वो क्या होगी बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो जरा देखो किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, यहां पर 16 फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास 30 to 40, ठीक है। 30 to 40 हमारी मॉडल क्लास हो गई। यहां से क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये तो 30 से 40। अब देखो यहां पर हमें L चाहिए। L हमने यहां पर देखो क्या था, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि L कितना है 30, ठीक है। आगे बढ़ो, H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो साइज कितना है बच्चों देख सकते हो आप 10, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब और चीजें हैं वो भी देख लो साथ ही साथ। F1 क्या थी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी तो 16 है। F0 क्या है बच्चों, उससे जस्ट पहले की यानी कि 10, और F2 क्या है, जस्ट उसके बाद की, तो ये हो गई 12। ये लो सारी वैल्यूज अब आपके पास है। अब तो आपको फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखो L कितना पुट करोगे 30, ये 30 पुट कर दिया, प्लस F1 माइनस F0 करना है। F1 की वैल्यू कितनी है 16, F0 कितना है आपका 10, तो ऊपर कितना रहने वाला है सिर्फ 6, ये देखो 6 आ गया, अपॉन देख रहे हो ना F1 माइनस F0, F1 कितना है आपका 16 और F0 कितना है 10, तो 6 आ गया। नीचे 2F1, देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। F0 F1 दोनों माइनस के हैं, तो देखो 10 और 12 कितना हो गया 22, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं बच्चों F0 F2 को, 10 और 12 22, तो ये हो गया, और ये हो गया 16 2 32, 32 माइनस 22 यानी कि कितना बच रहा है 10, और इनटू में H कितना था हमारा, क्लास साइज भी 10, तो ये यहां पर भी 10 आ गया बच्चों। सिंपल, बस 10 से ये 10 फ्री हो गया, तो क्या आ गया हमारा, mod इज इक्वल टू 30 प्लस 6 विच इज 36, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से भी बच्चों हम मोड निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको आज का ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।